हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 13 को पूरा का पूरा 1 शॉट में खत्म करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। यानी चैप्टर 13 हमारा है जैव विविधता एवं उनका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो जो हमारा बायोडाइवर्सिटी चैप्टर है इसको हम 1 शॉट में यानी कि एक ही वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज सबसे पहले समझते हैं कि पूरे के पूरे इस चैप्टर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक को हम पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। देखिए हमारा जो चैप्टर 13 है इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे जो बायोडाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो जैव विविधता होती है, इसकी हम बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले बेसिक देखेंगे, इसका बेसिक टर्मिनोलॉजी इसकी हम देखेंगे। इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे के पूरे कवर करने वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में जैव विविधता क्या होती है, साथ ही साथ इसके कितने सारे प्रकार हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वन यानी कि फॉरेस्ट क्या होते हैं और वनों की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या महत्व होते हैं वनों के। फिर इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क क्या होते हैं और जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं भारत के उनकी भी हम साथ ही साथ यहाँ पे पूरी की पूरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे अभयारण्य या सेंचुरी या शरण स्थल क्या होते हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो अभयारण्य या सेंचुरीज हैं भारत के उनके इंपॉर्टेंट अभयारण्य या सेंचुरी देखेंगे, उनके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद हम एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं और इनको तैयार करने के क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य होते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे सामुदायिक वानिकी क्या होती है, सामुदायिक वानिकी के कौन कौन से उद्देश्य हैं, इंपॉर्टेंट उद्देश्य कौन कौन से हैं, एग्जाम में भी आपके अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के संरक्षण की विधियां, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट विधियां हैं, यानी कि किन किन विधियों के माध्यम से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन कर सकते हैं या संरक्षित कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता, जो वन्य प्राणी हैं उनके संरक्षण की आवश्यकता क्या होती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं, लुप्त प्राय दुर्लभ प्रजातियां या संकटापन्न प्रजातियां क्या होती है, और लुप्त प्राय प्रजातियां जो भी है इनके कौन कौन से प्रकार हैं या इनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भारत के वनों की विशेषताएं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के वनों की विशेषताएं भी हम समझेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं भारत के वनों की। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखेंगे वन्य प्राणियों के नष्ट होने के कारण, क्या क्या ऐसे कारण हैं कि जो वन्य प्राणी हैं ये लगातार दिन पर दिन जो है इनकी संख्या कम हो रही है और ये धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पे आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले यहां पे हम समझते हैं जो जैव विविधता है, हमारा जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। नॉर्मली आप देखे होंगे जैसे आप अपने घरों के आसपास ही देखते हैं कि आपको कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं जो है दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार से जो भी सूक्ष्म जीव हैं या जो भी पौधे हैं या जो भी जंतुएं हैं जिनमें कि जीवन उपस्थित है, आप देखेंगे कि इनके अंदर भी क्या होता है, ज्यादा मात्रा में वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताएं पाई जाती है। तो जैव विविधता का शाब्दिक मतलब ही होता है कि कई अलग अलग प्रकार की जो जीवों में विभिन्नताएं होती है इनकी जो अधिकता है यही क्या है, हमारी जैव विविधता है। जैव विविधता की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली अगर आप अपने आसपास के चारों ओर देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्लांट के एग्जांपल लेते हैं तो आपको अपने घरों के आसपास ही कई ऐसे सारे प्लांट दिखाई देंगे जिनमें कुछ प्लांट तो आपको लंबे साइज के दिखाई देंगे, कुछ स्मॉल साइज के होंगे। उसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके स्टेम या तने जो है काफी पतले होते हैं, कुछ तने ऐसे होते हैं काफी मोटे होते हैं। जड़ें भी आप देखे होंगे कुछ में एडवेंटिशियस रूट, कुछ में टैप रूट यानी कि कुछ में अपस्थानिक जड़ और कुछ में मूसला जड़ होती है। तो इस प्रकार से हर एक पार्ट में आप किसी भी प्लांट में देखें या आप बाकी एनिमल्स के अंदर भी देख सकते हैं, एनिमल्स के अंदर भी कितने सारे वेरिएशंस हैं। इसी आधार पे तो आपने देखा कि हम कितने सारे क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल किंगडम्स का, कितने सारे फाइलम या संघों में उनको हम डिवाइड करते हैं। तो जीव जंतुओं से लेकर के पेड़ पौधों में इतनी अधिक विभिन्नताएं हैं। कुल मिलाकर के जो भी जीवित चीजें हैं या जो भी सजीव है उनमें बहुत सारी वेरिएशंस जो है उपलब्ध होते हैं। इन वेरिएशंस को ही हम एक प्रकार से कह सकते हैं, इनकी जो अधिकता है वेरिएशंस की यही है हमारा जैव विविधता। तो जो भी जैविक चीजें हैं उनमें जो विभिन्नताएं हैं, उनमें जो विविधता है, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, यही है हमारी जैव विविधता। आपको केवल अपनी भाषा में ही एक्सप्लेन करना होता है। तो आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं अगर, तो आसानी से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने घरों के आसपास के जीवित चीजों का और उनमें आप देखेंगे कि बहुत सारी उनकी अधिकता होती है, उनमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। यही तो है हमारा जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो बायोलॉजी हमारा ये पूरा का पूरा बायोलॉजी टर्म है, इसको तो आपने देखा था कि किसने दिया था, बायोलॉजी टर्म दिया था ट्रेवेरिनस और लैमार्क ने दिया था।
उसी प्रकार से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है, कोई भी अगर टॉपिक है तो उस टर्म को दिया किसने, ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, यानी जो हमारा जैव विविधता है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर जी रासेन ने दिया था, यानी आप वीजी रासेन भी कह सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहला आपसे पूछा जाएगा बायोडाइवर्सिटी से, वो है हमारा बायोडाइवर्सिटी टर्म सबसे पहले दिया किसने, तो आपको याद रखना है वाल्टर जी रासेन ने दिया था। आपको सन भी याद रखना है 1986, 1986 में इन्होंने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया। तो किसके लिए इन्होंने प्रयोग किया था, जो भी पौधे होते हैं यानी जो भी प्लांट्स हैं और जो भी एनिमल्स हैं, और इसके अलावा जो भी माइक्रोब्स होते हैं यानी जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें कई प्रकार के वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताएं होती है, यानी उनके कई सारे प्रकार होते हैं और उनमें विभिन्नताएं होती है। इन विभिन्नताओं के लिए ही उन्होंने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था, यानी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों में जो विभिन्नताएं होती है, इन विभिन्नताओं के लिए ही इन्होंने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो जैव विविधता, जैसा कि हमने आपको बताया कि समस्त जीवों, जैसे आपके पादप हो गए, प्लांट्स हो गए, इसके अलावा जो एनिमल्स हो गए आपके यानी कि जंतु हो गए, इसके अलावा जो भी सूक्ष्म जीव हैं, इनकी विपुलता है, मतलब इनकी अधिकता है। तो जैव विविधता का शाब्दिक मतलब अगर आप समझे तो जो भी पौधे और जंतु होते हैं, इनमें बहुत अधिक वेरिएशंस पाई जाती है। इन वेरिएशंस की जो अधिकता होती है, विपुलता होती है, यही हमारी क्या होती है, जैव विविधता होती है। जैव विविधता का से संबंधित आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि इसका जो पुराना नाम था वो था हमारा जैविक विविधता। क्या था, जैव विविधता जो हमारा है, जैव विविधता जो है पारिस्थितिकी के अंतर्गत यानी इकोलॉजी के अंतर्गत एक शब्द आता है जिसको कि हम बोलते हैं जैविक विविधता। तो इस जैविक विविधता का ही अब संक्षिप्त रूप हो गया है हमारा जैव विविधता। तो जैव विविधता जो होता है ये जैविक विविधता का ही नवीनतम रूप है और संक्षिप्त रूप है। मतलब इसको हम पहले जैव विविधता को जैविक विविधता पढ़ते थे और अब इसको हम नवीनतम रूप में और इसको हम थोड़ा छोटे रूप में हम इसको बोल देते हैं जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जैव विविधता के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के प्रकार आपको मुख्य रूप से आप देखेंगे 3 प्रकार के जैव विविधता होते हैं। सबसे पहला जो आप देखेंगे वो है आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता का मतलब होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आनुवांशिक गुणों में विभिन्नताएं पाई जाती है या आनुवांशिक गुणों में अगर विविधता पाई जाती है जीवों के अंदर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आनुवांशिक विविधता। तो आप देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर एक ही प्रजाति में, किसी एक ही प्रजाति के जो भी पर्टिकुलर जीव हैं, उन जीवों के जीनों में आप देखेंगे कई सारी विभिन्नताएं दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है आपको, कई सारी विभिन्नताएं दिखाई देती है। इन्हें ही हम आनुवांशिक विभिन्नताएं या आनुवांशिक विविधता कहते हैं। और ऐसी विविधताओं के कारण एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि ऐसी विविधताओं के कारण एक ही प्रजाति की जो समष्टियां होती है ये डेवलप हो जाती हैं। क्योंकि एक ही प्रजाति के जीवों में अगर आनुवांशिक विभिन्नता होगी तो एक ही प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनमें आपको देखेंगे कि उनकी ही एक अलग से समष्टि यानी कि कम्युनिटी जो है तैयार हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आनुवांशिक विविधता का मतलब है कि किसी एक ही प्रजाति यानी किसी एक ही जाति के जीव हैं, उनके आनुवांशिक गुणों में जो विभिन्नता है या जो विविधता है उसी को हम बोलते हैं आनुवांशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसके बाद जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप्स है, दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है बायोडाइवर्सिटी के प्रकार का, वो है हमारा प्रजाति विविधता। इसको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं। प्रजाति विविधता की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस प्रकार की जो विविधता होती है ये दो अलग अलग प्रजातियों के अंदर उपस्थित जो भी प्रजातियां होती है उनके मध्य होती है। अगर दो अलग अलग मान लीजिए प्रजातियां हमारे पास है और उन दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य क्या क्या विविधताएं देखने को मिलती है, ये हमारा कहलाता है प्रजाति विविधता या इसको हम कह सकते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या कह सकते हैं इसको हम, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में। तो प्रजाति विविधता का मतलब है कि हमारे पास दो अलग अलग स्पीसीज हैं यानी दो अलग अलग जातियां हैं और उन दो अलग अलग जातियों में कौन कौन सी विविधताएं हैं, उन विविधताओं को ही हम क्या बोलेंगे, प्रजाति विविधताएं या प्रजाति या स्पीसीज डाइवर्सिटी आप इसको कह सकते हैं। तो इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। जैव विविधता का एक तीसरा प्रकार है पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे कि आपको कई प्रकार की विभिन्नताएं जो है नजर आती है,
किसी भी इकोसिस्टम में अगर आप जल के ही इकोसिस्टम में देखेंगे, पॉन्ड इकोसिस्टम में आप देखेंगे तो वहां पे आपको अलग अलग प्रकार के जीवधारी दिखाई देंगे, अलग अलग प्रकार के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जैसे पादप प्लवक होते हैं, इसके अलावा कुछ साइनोबैक्टीरिया या एल्गी भी पाए जाते हैं। तो हर एक प्लांट की साइज भी आपको अलग अलग दिखाई देगी। इसके अलावा उनके अंदर के जो फीचर्स होंगे वो भी कुछ ना कुछ सेम दिखाई देंगे और कुछ ना कुछ जो है एक दूसरे से अलग दिखाई देंगे। इसके अलावा एनिमल्स में भी आप देखेंगे, चाहे वो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उनमें आपको कई सारे वेरिएशंस नजर आएंगे। तो इस प्रकार से किसी भी आनुवांशिक जो विविधता होती है उसको छोड़ करके अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता की, तो पारिस्थितिक तंत्र में जो विविधता पाई जाती है जीवों के अंदर उसे ही हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता, यानी कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इसे हम बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी इकोसिस्टम के अगर मान लीजिए जो भी अंदर उसके डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो भी विविधताएं पाई जाती है, उसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारे तीनों के तीनों टाइप्स हो गए बायोडाइवर्सिटी के। तो बायोडाइवर्सिटी के तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। पहला है हमारा आनुवांशिक विविधता, यानी कि जीवों के आनुवांशिक गुणों में अगर किसी एक ही प्रजाति के जीव हैं उनके आनुवांशिक गुणों में, आनुवांशिक पदार्थों में अगर विविधता देखने को मिलती है तो ये हमारा हो गया आनुवांशिक विविधता। अगर दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों में विविधताएं देखने को मिलती है तो उसे हम बोलते हैं प्रजाति विविधता। और अगर किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो भी जीव उपस्थित है उनके अंदर अगर विविधताएं देखने को मिलती है तो इसे हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता। इसके बाद हम देखेंगे जो वन या फॉरेस्ट होते हैं। इसकी सबसे पहले तो आपको डिफिनेशन देखना है। तो वन या फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको छोटी सी डिफिनेशन इसकी तैयार कर लेनी है। पृथ्वी का एक ऐसा भाग, या आप कह सकते हैं पृथ्वी का वह भाग जो कि मनुष्य आवास से बाहर स्थित हो, साथ ही साथ वह चारों ओर से वृक्ष, झाड़ियों और घास से पूरी तरह क्या हो, आच्छादित हो, मतलब घिरा हुआ हो। ऐसे क्षेत्रों को ही हम वन बोलते हैं। मतलब पृथ्वी का एक ऐसा भाग जो कि मानव आवास से दूर हो, जहां पे मानव रह रहा है, मानव के उस पर्टिकुलर आवास से ज्यादा दूर, या आप कह सकते हैं कि उससे कुछ दूरी पर हो, क्योंकि मानव आवास के अगर आसपास रहेगा तो उससे न केवल मानव को खतरा रहेगा बल्कि इससे जंगली जानवरों को भी खतरा होगा। तो पृथ्वी का एक ऐसा भाग जो कि मानव के आवास से दूर स्थापित हो, साथ ही साथ वह क्षेत्र चारों तरफ से वृक्षों से, झाड़ियों से और घासों से अगर घिरा हुआ है तो उसे ही हम बोलेंगे वन या फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट या वन की परिभाषा आपको सबसे पहले तैयार करनी है। तो पृथ्वी का एक ऐसा भाग जो कि अपने चारों तरफ से वृक्ष, झाड़ियों और घासों से आच्छादित होता है, घिरा हुआ होता है तथा मानव आवास से दूर स्थापित होता है, ऐसे क्षेत्रों को हम बोलते हैं वन, फॉरेस्ट या जंगल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वनों की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि क्या क्या महत्व है। तो नॉर्मली आपको पता है कि वनों से हमें कई सारी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है हमको प्राप्त होते हैं। ना केवल वो प्लांट से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट हो सकते हैं बल्कि एनिमल से भी हमको कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है प्राप्त होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट वनों का इंपॉर्टेंस देखिए क्या है कि ये वातावरण को संतुलित करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है या जो भी हमारा वातावरण है ये पूरा का पूरा अगर संतुलित है तो इनमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, वनों का। क्योंकि वनों के कारण ही तो वर्षा होती है। अगर वन नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा अगर नहीं होगी तो पानी का जल स्तर कम होगा, खेती बाड़ी नहीं होगी। कुल मिलाकर के बहुत सारी प्रक्रियाएं जो है एक से संबंधित जो दूसरी प्रक्रियाएं हैं उनमें इफेक्ट आएगा और पर्यावरण जो है हमारा असंतुलित हो जाएगा अगर वन नहीं होंगे तो वनों का सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही है कि वन जो होते हैं ये वातावरण को संतुलित करने का कार्य करते हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे कि ये वर्षा को नियंत्रित करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर वन नहीं होंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। तो वर्षा को नियंत्रित करने का काम भी कौन करते हैं, वन करते हैं। तो वनों का इंपॉर्टेंट काम है वर्षा कराना, यानी कि वर्षा को भी नियंत्रित करना। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है देखिए वनों का, ये भूमि के कटाव को रोकते हैं, यानी कि मृदा अपरदन को भी रोकते हैं, साथ ही साथ बाढ़ पर भी नियंत्रण रखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा इसको आप लोग। ये भूमि के कटाव को रोकते हैं ताकि ज्यादा मात्रा में भूमि का बहाव ना हो, और ये वृक्षों को भी बांध करके रखते हैं मिट्टी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बाढ़ पर भी क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। क्योंकि वन अगर नहीं होंगे, वृक्ष अगर नहीं होंगे तो प्रदूषण ज्यादा मात्रा में फैलेगा। जैसे हाल ही में इसके एग्जाम्पल आप लोग अपने इंडिया में भी देख सकते हैं। ज्यादातर मात्रा में अधिकतर जगहों में वृक्षों को काटा जा रहा है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन आप लोग देखेंगे इसका काफी ज्यादा मात्रा में आम आदमी को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अगर वनों की इस प्रकार से लगातार कटाई होगी तो डेफिनेट रूप से कई जहरीली गैसों का स्तर जो है वायुमंडल में बढ़ेगा
और यही जहरीली गैसें जो है हमारे पास आएगी और डेफिनेट रूप से हमें नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए ना केवल हमको ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना है बल्कि जो वृक्ष हैं उनको भी बचाना है। तो इस प्रकार से अगर वृक्षों की कमी रहेगी, वनों की कमी रहेगी, तो डेफिनेट रूप से आप देखेंगे प्रदूषण का जल स्तर बढ़ेगा। इसलिए अगर वन होंगे तो प्रदूषण नहीं होगा। तो डेफिनेट रूप से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रदूषण को भी नियंत्रित रखते हैं। जो वन होते हैं इनका इंपॉर्टेंट काम पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण को भी नियंत्रित करना होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वनों से हमें कई प्रकार के जंतु उत्पाद और कई प्रकार के पादप उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। जैसे अगर आप देखें तो हमको जो लाख प्राप्त होता है ये भी एक कीड़े से प्राप्त होता है। इसके अलावा रेशम आप देखेंगे ये भी हमको प्राप्त होगा, मोम आपको प्राप्त होता है। तो ये सभी के सभी ऐसे प्रोडक्ट हैं या कि आप कह सकते हैं इसके अलावा और कई सारे प्रोडक्ट हैं। एनिमल प्रोडक्ट हो गए, जैसे एनिमल के कई सारे सींग हमको मिलेंगे, एनिमल्स के दांत मिलेंगे, एनिमल्स के अवशेष मिलेंगे, एनिमल्स के जो स्किन या त्वचा होगी उससे कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से वनों से हमें ना केवल पौधे से प्राप्त सामग्रियां मिलती है बल्कि एनिमल प्रोडक्ट भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से वनों से हमें कई प्रकार की आवश्यक सामग्रियां जो है प्राप्त होती है, जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में कई अलग अलग प्रकार के आभूषण बनाने से लेकर के कई सारे इंपोर्टेंट खिलौने बनाने तक में हम इनका यूज करते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है कि वन जो है ये सूखे को भी नियंत्रित करते हैं। अगर वन होगी तो वर्षा होगी और इस प्रकार से सूखे की स्थिति जो है उत्पन्न नहीं हो पाएगी। यानी वन जो है सूखे को भी नियंत्रित करते हैं। तो वन क्या होते हैं, वनों का महत्व कौन कौन सा है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। सबसे पहले तो आपको राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क की थोड़ा सा डिफिनेशन समझनी है। तो देखिए, एक ऐसा क्षेत्र जो कि भारत सरकार के द्वारा वन्य जीवन के विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए घोषित कर दिया गया हो। मतलब पर्टिकुलर एक एरिया है जो कि भारत सरकार के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए फिक्स कर दिया गया है। एवं जहां पर आप देखेंगे वनों की कटाई हो गई, इसके अलावा पशुचारण हो गया, खेती इत्यादि बिल्कुल भी वहां पे आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे किसी प्रकार से ना तो खेती की अनुमति होती है, ना ही पशु चराने की अनुमति होती है, ना ही आप वहां पे पशुओं को चरा सकते हैं और ना ही आप वहां पे कटाई कर सकते हैं, ना ही आप वनों की कटाई कर सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को ही हम क्या बोलते हैं, ऐसे क्षेत्रों को ही हम राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। यानी सिंपल भाषा में अगर आप समझें तो एक ऐसा पर्टिकुलर क्षेत्र जो कि भारत सरकार के द्वारा स्थापित कर दिया गया है, या आप कह सकते हैं निर्धारित कर दिया जाता है, जहां पर आप ना तो वनों की कटाई कर सकते हैं, जहां पर आप ना तो खेती कर सकते हैं और जहां पर ना तो आप पशुओं को अपने चरा सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को ही हम बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, जहां पर हम विभिन्न प्रकार के प्रजातियों को, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों को संरक्षित करके सुरक्षित रख सकते हैं लंबे समय तक। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इनकी काफी अहम भूमिका होती है हमारे वातावरण को संतुलित बनाने में, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे ना केवल हम पर्यटन के लिए जाते हैं, हमारा मनोरंजन होता है, बल्कि वहां पे हम कई सारे इंपोर्टेंट प्रोडक्ट जो है, एनिमल प्रोडक्ट या इंपोर्टेंट एनिमल को हम लंबे समय तक बचा करके रख सकते हैं, जो कि हमारे पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे किसी भी इकोसिस्टम में जब भी आप जाएंगे तो इकोसिस्टम में अगर संतुलन बना है तो ये वनों के कारण बना है, और वनों में भी इनकी राष्ट्रीय उद्यानों की भी खास अहम भूमिका होती है, क्योंकि यहां पे ना तो हम वनों की कटाई कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान भी ऐसे ही क्षेत्र होते हैं जहां पे ना तो हम वनों की कटाई कर सकते हैं वहां के, ना ही हम वहां पे पशुचारण करा सकते हैं और ना ही वहां पे हम खेती कर सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को जो कि भारत सरकार के द्वारा वनों के संरक्षण के लिए एक निर्धारित क्षेत्र कर दिया जाता है, जहां पे हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं स्पेशल रूप से, ऐसे क्षेत्रों को हम बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान भारत सरकार के द्वारा आरक्षित किया गया या निर्धारित किया गया एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे ना तो हम कटाई कर सकते हैं, ना तो पशुचारण कर सकते हैं और ना ही हम वनों की कटाई कर सकते हैं, और वहां पे बल्कि आप देखेंगे हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, वहां पे विभिन्न प्रकार के जीवों को बचा करके रख सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को ही हम बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। अगर हम बात करें भारत में नेशनल पार्क की, तो भारत में कई सारे नेशनल पार्क है, जिनमें आपको कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क के नाम यहां पे आपको कवर करने हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में 3 से 4 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क के नाम आपसे पूछ लिया जाए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो आपको कुछ इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यानों के नाम पता होना चाहिए। सबसे पहला हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल ये पूरे भारत का सबसे पहला बनने वाला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, आपको याद रखना है।
जो उत्तराखंड हमारा राज्य है, उत्तराखंड स्टेट है, इस उत्तराखंड स्टेट में नैनीताल जिले में स्थित है। कहां स्थित है? नैनीताल में स्थित है। इसके क्षेत्रफल या एरिया की अगर हम बात करते हैं तो यह 525 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। इसके अलावा यहां पर आपको विभिन्न प्रकार के प्राणी देखने को मिलेंगे, जैसे एलिफेंट हो गया यानी कि हाथी हो गया। इसके अलावा जो गधा होता है, गधा भी आपको देखने को मिलेगा। भेड़िया भी आपको ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से यह राष्ट्रीय उद्यान कई अलग अलग प्रकार के वर्गों के प्राणियों को अपने अंदर समाहित किए हुआ है, यानी कि संरक्षित करके रखता है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान आपको नोट करना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए, पहला आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान का, और राष्ट्रीय उद्यानों में से पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम कुछ और राष्ट्रीय उद्यानों के नाम देखते हैं। तो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आप देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और छत्तीसगढ़ राज्य में भी किस जिले में स्थित है? तो ये बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ का जाना माना जिला है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित ये राष्ट्रीय उद्यान है। यहां पे आप देखेंगे बाघों की अधिकता होती है। इसके अलावा तेंदुआ आपको ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है। बारहसिंगा जो कि हमारा राजकीय पशु भी है मध्य प्रदेश का। तो इस प्रकार से आदि कई सारे प्राणियों का संरक्षण किया जाता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी आपको याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित होता है। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी पार्क या राजाजी पार्क आप कह सकते हैं। तो ये कहां स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अंदर स्थित है। यूपी में पाटलिदून के पास स्थित है। कहां स्थित है? पाटलिदून जो जगह है यूपी में, वहां पर ये स्थित है। और इसका पुराना नाम आपको इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आपको याद रखना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा राजाजी पार्क है इसका पुराना नाम क्या है। तो आपको याद रखना, इसका पुराना नाम जो है हेली नेशनल पार्क है, यानी कि हेली पार्क है। यहां पर आप देखेंगे बाघ होते हैं, स्पेशली बाघों की अधिकता है। इसके अलावा हिरण और तेंदुआ, इनका संरक्षण मुख्य रूप से राजाजी पार्क में किया जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके पहले ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट में था, जब उमरिया डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था। उमरिया डिस्ट्रिक्ट जब बना तो उसके बाद ये फिर उमरिया डिस्ट्रिक्ट में चला गया। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यहां पे स्पेशली बाघों की संख्या और बारहसिंगा और हिरण ये अधिकतर मात्रा में आपको दिखाई देंगे। तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है मुख्य रूप से बारहसिंगा, बाघों का व इसके अलावा आप देखेंगे जो भी हिरण वगैरह हैं इनका संरक्षण भी ज्यादा मात्रा में करता है। तो इस प्रकार से आपको ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसका भी आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये तीनों इंपोर्टेंट नेशनल पार्क, इनका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद कुछ हमारे और नेशनल पार्क हैं। चलिए, इसके बाद हमारा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक इसकी विशेषता है कि यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट रूप से आपको याद रखना है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो आप देखेंगे ये जो हमारा असम है, असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा भी यहां पर जंगली भैंस हो गई, हिरण हो गई तथा और कई सारे एनिमल्स जो है यहां पे देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान। नाम से स्पष्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। और यह मुख्य रूप से एशियाई सिंहों का शरण स्थल है। मुख्य रूप से अगर एशियाई सिंह कहीं देखे जाते हैं आज के डेट में तो वो हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसके अलावा भी यहाँ पे कई सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं, जैसे हायना पक्षी हो गई। इसके अलावा हायना एनिमल्स भी होता है, हायना एनिमल्स भी यहाँ दिखाई देते हैं। नीलगाय आपको दिखाई देती है ज्यादा मात्रा में, यहाँ चीतल दिखाई देता है। इसके अलावा चिंकारा, ये सारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो हैं ये गिर नेशनल पार्क में दिखाई देते हैं, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात राज्य में जूनागढ़ जिले में स्थित है। कहां स्थित है? जूनागढ़ जिले में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसके बाद हमारा एक और इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान आप देखेंगे यह राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और यह भी छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में ही स्थित है। इसके अलावा आपने देखा था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, वो भी छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान यह भी छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। दोनों की खास बात क्या है कि जो हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है इसका एरिया थोड़ा ज्यादा है, और जो हमारा कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है इसका 200 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, यानी इसका एरिया थोड़ा कम है। इसमें भी आपको कई अलग अलग प्रकार के आप देखेंगे एनिमल्स दिखाई देते हैं, जैसे बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, चीतल हो गया
आदि इंपोर्टेंट एनिमल्स जो है यहां पे संरक्षित किए जाते हैं। तो इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कुल मिलाकर के यहां पे हमने 6 से 7 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क आपको कराए हैं जो कि भारत के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा भी अगर आप कई सारे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक में देख सकते हैं। यहां पे आपको केवल इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हमने कराए हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। तो इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अभयारण्य यानी कि सेंचुरी क्या होते हैं। थोड़ा सा सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझनी है। तो देखिए अभयारण्य जो होते हैं ऐसे बृहद क्षेत्र होते हैं जिनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। एक चीज आपको नोट कर लेनी है, पहली चीज कि अभयारण्यों में कोई भी सीमा निर्धारित नहीं होती है। एवं आप देखेंगे जहां पर हम क्या कर सकते हैं, जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों में ही कम से कम मानव हस्तक्षेप के हम इनको संरक्षित कर सकते हैं। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे अभयारण्य में कि हम इनके प्राकृतिक आवासों में ही जहां पर ये पर्टिकुलर जीव पाए जाते हैं वहीं पर हम इनको संरक्षित कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों को या ऐसे बृहद क्षेत्रों को ही हम अभयारण्य बोलते हैं जहां पर जीवों को हम उनके प्राकृतिक आवासों में ही सुरक्षित रख सकते हैं एवं जिनकी कोई फिक्स सीमा निर्धारित नहीं होती है और कम से कम मानव हस्तक्षेप में हम इनको संरक्षित करके रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभयारण्य की जिसको आपको याद रखना है। अभयारण्य का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट या प्रमुख उद्देश्य है, जैसे राष्ट्रीय उद्यानों का भी प्रमुख उद्देश्य क्या है कि वन्य प्राणियों को संरक्षित करना, वनस्पतियों को संरक्षित करना, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि अभयारण्य सेंचुरीज का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट या उद्देश्य क्या होता है, जो भी पशु पक्षी होते हैं या इसके अलावा जो भी वन संपदा है इसको संरक्षित करके रखना, साथ ही साथ इनका और ज्यादा मात्रा में डेवलपमेंट यानी इनको विकसित करना और शिक्षा संबंधित तथा अनुसंधानों के संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उसमें इनकी मदद लेना। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अभयारण्यों की काफी अहम भूमिका होती है। एनिमल्स के बारे में अगर आपको कुछ भी स्टडी करना है तो आपको प्राणी उद्यान से लेकर के आपको अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, इनकी काफी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से अभयारण्यों का प्रमुख उद्देश्य पशु पक्षियों को सुरक्षित करना, जानवरों को सुरक्षित करना, विभिन्न प्रकार की वन संपदा जो है उसको सुरक्षित करना व इसके अलावा इनका और अधिक मात्रा में विकास करना, डेवलपमेंट करना तथा शिक्षा और अनुसंधानों के क्षेत्र में भी इनकी मदद लेना, ये प्रमुख उद्देश्य होते हैं अभयारण्य के। तो अभयारण्य ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है और यहां पर हम किसी वन्य प्राणियों को या वन संपदा को उनके प्राकृतिक आवासों में ही सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब जहां पे वह प्राणी पाया जा रहा है या जहां पे वह वनस्पतिक संपदा है उसको हम उसी जगह में संरक्षित कर दें, तो ऐसे बृहद क्षेत्रों को हम बोलते हैं अभयारण्य, सेंचुरीज बोलते हैं। अभयारण्य का जो आधुनिक नाम था वो था शरण स्थल, आप भी इसको कहते हैं, तो शरण स्थल भी इसको कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम यहां पे हम देखते हैं भारत के प्रमुख अभयारण्य कौन कौन से हैं। कुछ इंपोर्टेंट अभयारण्यों के नाम देखेंगे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। कम से कम आपको 4 से 5 अभयारण्यों के नाम जरूर पता होना चाहिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन से यहां पे ये भी याद रखना है कि कहां पे पाए जाते हैं स्पेशली, क्योंकि कई बार अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश की स्पेशली जो राष्ट्रीय उद्यान है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो ये मंडला जिले में स्थित है। बांधवगढ़ कहां स्थित है, तो आपको पता है ये कहां स्थित है, उमरिया जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से जो भी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां स्थित है, कहां सिचुएटेड है, इनकी आपको डेट भले ही आपको याद न रहे लेकिन स्पेशली आपको कहां है ये जरूर आपको पता होना चाहिए। चलिए भारत के प्रमुख अभयारण्यों को देखते हैं। सबसे पहला जो इंपोर्टेंट अभयारण्य है वो है हमारा काजीरंगा अभयारण्य। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी आपने पढ़ा है, वही काजीरंगा अभयारण्य भी है। तो काजीरंगा अभयारण्य की अगर हम बात करते हैं तो यह आप देखेंगे कि असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आप देखेंगे 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ, कितने क्षेत्र में, 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर भी इसकी एग्जैक्ट कोई सीमा निर्धारित नहीं है लेकिन लगभग अगर आप देखेंगे तो 40 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जहां पे ये हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है उपस्थित है। चूंकि काजीरंगा हमारा राष्ट्रीय उद्यान भी है इसलिए इसकी सीमा जो है निर्धारित की गई है। अगर ये केवल अभयारण्य होता तो इसकी कोई फिक्स सीमा निर्धारित नहीं होती। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि काजीरंगा जो अभयारण्य होता है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इसके बाद जो हमारा दूसरा इंपोर्टेंट अभयारण्य है वो है घाना पक्षी। इंपोर्टेंट अभयारण्य है घाना पक्षी, आपको याद रखना है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कहां स्थित है, यह राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है, पहली इंपोर्टेंट चीज। इसके अलावा आपको देखना है कि यहां पे कौन कौन से एनिमल जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो साइबेरियन सारस जो है यहाँ पे मेन जो एनिमल्स है ये उपस्थित होता है। इसके अलावा बटेर आपने देखा होगा, बटेर के अलावा पन कौवा,
पन्न कौवा भी आपने देखा होगा। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट पक्षी जो हैं यहां पे संरक्षित किए गए हैं। तो जैसा कि नाम ही स्पष्ट है कि घाना पक्षी अभयारण्य, मतलब यहां पे स्पेशली विभिन्न प्रकार के पक्षियों को ही संरक्षित किया गया है। एनिमल्स तो हैं ही, लेकिन स्पेशली यहां पे बहुत सारे प्रकार के आपको अलग अलग क्लास की यहां पे एप्स भी दिखाई देंगे, पक्षियां भी दिखाई देंगी। स्पेशली इनका ही संरक्षण घाना पक्षी अभयारण्य में किया गया है। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है मानस अभयारण्य। मानस अभयारण्य आपको याद रखना है, यह असम में स्थित है और हिमालय की निचली झाड़ियों में स्थित है। कहां स्थित है? हिमालय, जो हमारा असम राज्य है, असम राज्य में हिमालय की जो निचली झाड़ियां हैं वहां पर यह हमारा अभयारण्य स्थित है। और यहां पर स्पेशली आपको जंगली हाथी देखने को मिलेगा। जंगली हाथी के अलावा आपको बाघ भी देखने को मिलेंगे, वह इसके अलावा बतख देखने को मिलेगा और इसके अलावा जंगली भैंस, ये चारों अधिकतर मात्रा में यहां पाए जाते हैं। तो मानस अभयारण्य आपको याद रखना है कि यह असम राज्य में पाया जाता है और मुख्य रूप से यहां पे बाघ, जंगली गधा, जंगली हाथी जो है पाए जाते हैं। अगला है हमारा इंपोर्टेंट अभयारण्य, वो है पेरियार अभयारण्य। पेरियार अभयारण्य की अगर हम बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से केरल राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? केरल राज्य में स्थित है और 1900 फुट की ऊंचाई पर एक झील के चारों तरफ स्थापित है, यानी काफी ऊंचाई पर स्थित यह अभयारण्य है। एक झील के चारों तरफ स्थापित अभयारण्य है ये। और इस प्रकार के अभयारण्य में आप देखेंगे सांभर मुख्य रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा जंगली सुअर यहां दिखाई देते हैं, सांड यहां पे दिखाई देगा और इसके अलावा कई सारे अन्य एनिमल्स भी यहां पे दिखाई देते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको भी आपको कंफर्म कर लेना है। फिर इसके बाद जलदापारा अभयारण्य, ये भी काफी इंपॉर्टेंट अभयारण्य है और ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आपने काजीरंगा देखा था, उसी प्रकार यहां पे जो जलदापारा अभयारण्य है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, साथ ही साथ गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये थे भारत के इंपोर्टेंट अभयारण्य जिनके नाम आपको कंपलसरी पता होना चाहिए। कम से कम आपको 4 से 5 इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान और इंपोर्टेंट अभयारण्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। जैसे अभी तक आपने देखा कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके माध्यम से हम वन संपदा व वन्य प्राणियों को लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व भी तैयार किया गया, जिसका भी इंपॉर्टेंट उद्देश्य यही है कि वन संपदा को ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक बचा के रखना, उनको और अधिक मात्रा में डेवलप या विकसित करना। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन पता कर लेनी है। तो देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ये स्थलीय और साथ ही साथ तटीय पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र होते हैं। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जो है मुख्य रूप से स्थलीय क्षेत्र होते हैं और साथ ही साथ तटीय पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र होते हैं। कहां स्थित होते हैं? ये तटीय पारिस्थितिक तंत्र के इंपोर्टेंट क्षेत्र होते हैं। और अपने आसपास देखेंगे आप लोग कि ये जो है अपने सतत यानी निरंतर, ये निरंतर अपने उपयोग के साथ न केवल जैव विविधता का संरक्षण करते हैं बल्कि विभिन्न प्रकार के प्राणियों का भी संरक्षण करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है, आपको याद रखना है कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है ये किसके द्वारा आरंभ किया गया है या किसके द्वारा प्रारंभ किया है? तो आपको याद रखना है MAB, इसका पूरा नाम इंपोर्टेंट फॉर्म है। इंपोर्टेंट फॉर्म इसका आपको याद रखना है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम या रिजर्व, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसके अंतर्गत ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थापित किया गया है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य भी विभिन्न प्रकार की जो जैव विविधता है उनको संरक्षित करना होता है। तो आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम यूनेस्को जो है, यूनेस्को जो जगह है यहां पे सन 1972 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व जो है प्रोग्राम जो है प्रारंभ किया गया था। तो यह एक संस्था है MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है यह एक परियोजना, इस परियोजना के तहत ही बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई थी 1972 में। और आपको एक चीज और याद रखना है कि 1972 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भी स्थापित किया गया था। इसके अलावा आपको इंपोर्टेंट पॉइंट का याद रखना है कि बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं इनके कौन कौन से इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व तो आपको समझ में आ गया कि ये स्थलीय और तटीय क्षेत्रों के पारिस्थितिक तंत्र के भाग होते हैं जहां पे हम विभिन्न प्रकार की जैव विविधता को संरक्षित करके वहां पे रखते हैं। और यह किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो यूनेस्को में स्थापित जो एक संस्था है या कह सकते हैं आप एक परियोजना है या एक योजना है जिसको हम बोलते हैं MAB यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है एक, जिसके अंतर्गत ही बायोस्फीयर रिजर्व को 1972 में प्रारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य भी कई हद तक में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों से मिलता जुलता ही है।
तो इसका प्रमुख उद्देश्य आप लोग देखेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट या उद्देश्य क्या है इनका, लंबे समय तक हम आनुवांशिक विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, आनुवांशिक विविधता के प्रकारों में हमने आपको पहला ही बताया था, आनुवांशिक विविधता बायोडाइवर्सिटी के पहला स्टेप, पहला जो टाइप्स है वो है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि आनुवांशिक विविधता। तो हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, आनुवांशिक विविधता का संरक्षण कर सकते हैं, किसके माध्यम से, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के माध्यम से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग में भी इससे वृद्धि होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर में भी इससे क्या होता है, आपस में सहयोग बनता है, क्योंकि वन संपदा अगर आपके पास संरक्षित रहेगी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, तो इससे जाहिर सी बात है कि हम विदेशों से और अलग अलग कंट्री से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है कि जैविक संसाधन जितने भी उपस्थित हैं, जैविक संसाधनों के उचित प्रबंध को बढ़ावा देना। यहां पे हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो भी जैविक संसाधन है उनको उचित रूप में प्रबंध कर सकते हैं, उनको संरक्षित करके लंबे समय तक रख सकते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट एजुकेशन यानी जो भी शिक्षा व्यवस्था है, इसके अलावा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जहां पे नई नई संभावनाओं को भी ढूंढा जा सकता है, क्योंकि यहां पे हम जाकर के कई अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन को भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारे एजुकेशन फील्ड के लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा एक और आपको ऑब्जेक्ट याद रखना है कि जो भी बेसिक एवं व्यवहारिक अनुसंधान है उसको बढ़ावा देना। जो बेसिक और व्यवहारिक अनुसंधान है इसको भी बढ़ावा मिलता है। बायोस्फीयर प्रोग्राम के माध्यम से हम कई इंपॉर्टेंट सारी चीजें कर सकते हैं, जिससे कि बेसिक स्तर में हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा व्यवहारिक ज्ञान भी यहां से हमको सीखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम क्या होते हैं और इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट या उद्देश्य होते हैं, यह भी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सामुदायिक वानिकी। तो सामुदायिक वानिकी की अगर हम बात करेंगे तो यह देखिए स्पेशली एक परियोजना है जो कि 1976 में प्रारंभ की गई थी, और इस परियोजना का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट यही था कि वनों को सुरक्षित करना, वन संपदा को सुरक्षित करना, लंबे समय तक जीव जंतु और पेड़ पौधों को संरक्षित करके रखना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जो सामुदायिक वानिकी है, सामुदायिक वानिकी जो है यह सन 1976 में शुरू की गई एक प्रकार की परियोजना है, जिसके द्वारा आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के वनों का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, और वनों का संरक्षण करना। ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, आपको याद रखना है। तो सामुदायिक वानिकी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वनों का विकास करना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वनों को लगाना, और इसके अलावा उनका ज्यादा मात्रा में संरक्षण करना, कंजर्वेशन करना उनका। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है सामुदायिक वानिकी का। यह परियोजना स्पेशली आप देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही है, और इस परियोजना का इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या है कि वनों को सुरक्षित करना और वनों का संरक्षण करना, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वनों का विकास करना, यह सामुदायिक वानिकी का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, सामुदायिक वानिकी के और कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है एक बार, और इस बार भी आने की पूरी संभावना है कि सामुदायिक वानिकी क्या है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट उद्देश्य होते हैं। तो सामुदायिक वानिकी आपको याद रखना है कि 1976 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक विशेष प्रकार की परियोजना है, जिस परियोजना के तहत हम वनों का विकास करते हैं और वनों का संरक्षण करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट भी आपको तैयार कर लेना है। पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है कि वनों में उपयोगी वृक्षों को रोपना, यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वनों में हम अलग अलग प्रकार के, अलग अलग डाइवर्सिटी के, अलग अलग टाइप के उपयोगी वृक्षों को हम लगा सकते हैं। और इंपॉर्टेंट है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाएं वनों में, और ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो किसी भी वन के अंदर उपयोगी वृक्षों को लगाना, ये प्रमुख उद्देश्य है किसका, सामुदायिक वानिकी का। अलग अलग प्रकार के, जैसे आप लोगों को वनों में कई प्रकार के औषधीय महत्व के पौधे देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से कई सारे और इंपॉर्टेंट प्लांट आपको देखने को मिलते हैं जो ना केवल हमें फल देते हैं, बल्कि इसके अलावा कई प्रकार के उनसे हम मेडिसिन तैयार कर सकते हैं, कई प्रकार के हम आप देखेंगे उनसे हम आयुर्वेदिक दवाएं तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए अलग अलग प्रकार के अगर उपयोगी वृक्ष लगे रहेंगे वनों में तो वो हमारे लिए ही कारगर होंगे, क्योंकि अलग अलग वनस्पतियों से हम कई अलग अलग प्रकार की दवाइयां भी बनाते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या है कि वनों में उपयोगी वृक्षों को लगाना। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है कि जो भी विलुप्त हो रहे हैं वन्य प्राणी, उन विलुप्त प्राणियों को विशेष प्रकार से संरक्षण प्रदान करना। यानी जाहिर सी बात है कि आज भारत में कई अलग अलग जीवों के लिए आप देखेंगे कि पर्यावरण या वातावरण जो है अनुकूल नहीं रह गया है, जिस कारण से कई सारे एनिमल्स जो हैं भारत से विलुप्त हो चुके हैं, और कई सारे ऐसे स्पीसीज भी हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पे आ चुके हैं, यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज, जिसकी बात हम अभी करने वाले हैं इसके जस्ट बाद। चलिए, इसके बाद आपको देखना है कि प्रदूषण से उत्पन्न जो भी खतरे हैं
उनको कृत्रिम वनों के विकास से दूर करना, यानी प्रदूषण की समस्या को भी खत्म किया जा सकता है सामुदायिक वानिकी के माध्यम से। तो सामुदायिक वानिकी का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ये भी है, एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य ये भी है कि ज्यादा मात्रा में वृक्षों को लगाना ताकि इससे प्रदूषण कम हो सके। तो पहला उद्देश्य है उपयोगी वनों को लगाना, वनों में उपयोगी वृक्षों को लगाना। दूसरा है कि विलुप्त हो रहे जो भी वन्य प्राणी हैं उनको संरक्षित करना। और तीसरा है प्रदूषण से उत्पन्न खतरे से बचने के लिए नए नए प्रकार के पौधों को लगाना और ज्यादा मात्रा में पौधों को लगाना जिससे प्रदूषण कम हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है कि जो भी व्यक्तिगत क्षेत्र होते हैं, पर्टिकुलर एरियाज होते हैं, वहां पे सहकारी सहयोग से वनों का विकास करना। कुछ सरकारी सहयोगों से भी वहां पे वनों का विकास होगा और कुछ सहकारी मतलब साथ में जब कई सारे एकजुट होकर के लोग काम करते हैं तो उनके सहयोग के माध्यम से भी यहां पे ज्यादा मात्रा में वृक्षों को लगाना। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है सामुदायिक वानिकी के। तो बस आपको सामुदायिक वानिकी भी समझ में आ गया होगा कि सामुदायिक वानिकी जो है एक परियोजना है जो कि भारत सरकार के द्वारा 1976 में स्टार्ट की गई थी। और 1976 में जब इस योजना को स्टार्ट किया गया तो इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या था कि वनों का ज्यादा से ज्यादा विकास करना और उनको ज्यादा से ज्यादा संरक्षित करके रखना। ठीक है, तो इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन्य प्राणियों के नष्ट होने के कारण। ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट कारण है कि वन्य प्राणी दिन पर दिन जो है नष्ट हो रहे हैं। कई सारे स्पीसीज, जैसे आप देखेंगे चीता जो है हमारे भारत से लगभग पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि लगभग पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाइजीरिया से बहुत सारे आपने देखा था कि निमीबिया से उन्होंने क्या लाया था, कई सारे चीतों को अभी लाया था, 7-8 चीतों को लाया था, जिनमें से भी कई सारे खत्म हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे भारत का एक प्रकार से जो इन्वायरमेंट है वो अनुकूल नहीं है चीतों के लिए, टाइगर के लिए अनुकूल नहीं है। इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से कम से कम अगर वृक्ष रहेंगे, जाहिर सी बात है वनों का विकास अगर कम होगा तो दिन पर दिन आप देखेंगे कि कई अलग अलग प्रकार के एनिमल्स जो हैं विलुप्त होने की कगार पे आ चुके हैं। और अगर हमने इनको लगातार कम करते रहे अगर वनों के विकास को, तो डेफिनेट रूप से कई सारे इंपॉर्टेंट हमारे जो एनिमल्स हैं वो हमारे भारत से धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पे आ चुके हैं और बहुत सारे लुप्त भी हो चुके हैं। तो इस प्रकार से देखिए वन्य प्राणी अगर नष्ट हो रहे हैं तो उनकी कई अलग अलग प्रकार के कारण हैं। 3 से 4 इंपॉर्टेंट कारण आपको याद रखना है क्योंकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है तो आपको इसको अच्छे से समझना है। देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन्य प्राणी क्यों नष्ट हो रहे हैं। उसका कारण यह है कि आवासों में प्रतिकूल प्रभाव। अगर मान लीजिए वन कट रहा है, वनों की ज्यादा मात्रा में अगर कटाई होती है तो वनों के कटने के कारण क्या होता है, जो वन्य प्राणी होते हैं वो अपने मूल आवासों को छोड़ करके अलग अलग आवासों की ओर क्या होते हैं, प्रवासन करते हैं, जिस कारण से ना केवल आम आदमी को नुकसान होता है बल्कि जानवरों को भी नुकसान होता है क्योंकि आपने उनके वनों को काट दिया तो वो कहीं ना कहीं तो रहने के लिए जाएंगे ही, तो इसका परिणाम हमको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा वनों का विकास करना है और वनों को कटने से बचाना है। तो अगर वन कटने के कारण आप देखेंगे वनों की कटाई होगी जिससे वन्य जीवों का जो अनुकूलन है वो भी खतरे में आएगा और वन्य जीवों के अंदर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे वो दूसरी जगह पलायन करेंगे। तो अगर वन नहीं कटेंगे तो वन्य प्राणी भी अपनी जगह में सेफ रहेंगे और हम भी सेफ रहेंगे। तो इस प्रकार से अगर आवासों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो इससे भी वन्य प्राणी नष्ट होते हैं। क्यों प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि वन कटने के कारण अब वो उनके प्राकृतिक आवास अगर आप नष्ट करेंगे तो वो अपने ग्रामीण बस्तियों की ओर अग्रसर होते हैं और फिर वहां पे होता यह है कि बहुत सारी स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि उस जानवर को ही मार दिया जाता है। तो इससे क्या हुआ, जंगली जानवर को नुकसान हुआ, यानी जंगली जानवर नष्ट हुआ। तो कुल मिलाकर के आवासों में अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा किसी भी जंगली जानवरों के तो डेफिनेट रूप से उनकी संख्या जो है दिन पर दिन कम होगी और वन्य प्राणियों के नष्ट होने में देरी नहीं लगेगी। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है शिकार। शिकार का मतलब क्या है, मानव आज इतना जो है आप कह सकते हैं स्वार्थी हो गया है जो कि अपने केवल लाभों के लिए, मनोरंजन के लिए कई अलग अलग प्रकार के एनिमल्स का ज्यादा मात्रा में शिकार कर रहा है। इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है कि अगर ज्यादा मात्रा में जंगली जानवरों का शिकार होगा तो इससे जंगली जानवरों की संख्या दिन पर दिन कम होगी, यानी वन्य प्राणियों की संख्या में दिन पर दिन कमी आएगी। तो पैसा कमाने के लिए आप देखेंगे मानव कई प्रकार के एनिमल्स को क्या करता है, एनिमल का शिकार कर लेता है। इसके अलावा मनोरंजन के लिए, क्योंकि मनोरंजन के लिए कई सारे खिलौने बनाए गए उनके प्रोडक्ट या उत्पादों से, तो कई सारे ऐसे जंगली जानवर हैं जिनसे अनेक खिलौने तैयार किए जा सकते हैं। उनके जो त्वचा होती है, स्किन होती है, इसके अलावा उनके जो सींग होते हैं, इसके अलावा आप कह सकते हैं उनके जो दांत होते हैं, तो इनसे कई अलग अलग प्रकार के मनोरंजन के साधन वह खिलौने तैयार किए जा सकते हैं। तो मानव पैसा कमाने के लिए और अपने मनोरंजन के लिए लगातार जो है वन्य प्राणियों का
अंधाधुंध तरीके से शिकार कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा मात्रा में वन्य प्राणियों का शिकार होगा उनकी संख्या में उतनी ही कमी आएगी और इस प्रकार से वन्य जीव धीरे धीरे क्रमशः नष्ट होने की कगार पर आ जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। अगर प्रदूषण ज्यादा मात्रा में फैलेगा, वनों की कटाई लगातार होगी तो प्रदूषण भी इससे ज्यादा फैलेगा और प्रदूषण का विपरीत प्रभाव न केवल हमारे पर पड़ता है बल्कि जंगली जानवरों पर भी पड़ता है और वो भी धीरे धीरे करके नष्ट होने लग जाते हैं। तो वन्य प्राणियों के आवासों में अगर क्या होगा, प्रदूषण होगा, तो प्रदूषण के कारण भी वन्य प्राणी क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है जिसको आपको नोट करना है। अगला इंपॉर्टेंट कारण क्या है, प्राकृतिक विपदाएं। प्राकृतिक विपदाओं के अंतर्गत आप देखेंगे कि अगर वनों का अनियंत्रित दोहन होगा, गलत तरीके से वनों की कटाई होगी, अधिकतर मात्रा में अगर वनों की कटाई होगी तो उससे कई सारी प्राकृतिक संभावनाएं जो है, प्राकृतिक खतरे जो है खड़े हो जाएंगे, जिस कारण से वन्य प्राणियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो प्राकृतिक संपदा जो है इसके अगर अनियंत्रित दोहन किया जाएगा तो प्राकृतिक संपदाओं के अनियंत्रित दोहनों से कई सारी विपदाएं उत्पन्न होगी और उन विपदाओं के कारण भी वन्य प्राणियों की संख्या में क्या होगी, कमी आएगी। तो इस प्रकार से भी वन्य प्राणी धीरे धीरे करके नष्ट होने की स्थिति में चले जाएंगे या इनकी संख्या में धीरे धीरे करके कमी आने लग जाती है। तो वन्य प्राणियों के नष्ट होने के कई सारे इंपॉर्टेंट कारण हैं। आपको 4 इंपॉर्टेंट कारण तैयार कर लेना है जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। तो अगर वन्य प्राणी नष्ट होंगे तो डेफिनेट रूप से हमको कई सारे चीजों में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि वन्य प्राणियों की संख्या में अगर कमी आएगी तो हमारे पूरे के पूरे एनवायरनमेंट का जो सिस्टम है इसकी स्थिरता जो है नष्ट होगी और वातावरण का संतुलन जो है पूरी तरह से डेफिनेट रूप से बिगड़ेगा। तो कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनके लिए हमें वनों को बचाना है और वनों के साथ साथ जो वन्य प्राणी हैं इनको भी बचाना है। तो वन्य प्राणियों को बचाने के ऐसे कौन कौन से उपाय हैं या वन्य प्राणियों के संरक्षण की कौन कौन सी आवश्यकता है, ऐसी क्या क्या जरूरतें हैं जिसके कारण हमको वन्य प्राणियों को बचा के रखना है। तो देखिए, वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता आजकल ज्यादा मात्रा में है। तो वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता आखिर है क्यों? वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कारण हैं जो कि आप अपने से लिख सकते हैं, पर आपको यहां पे 3 से 4 इंपॉर्टेंट कारण पता होना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट कारण है प्राकृतिक संतुलन। हमने आपको पहले ही बताया कि अगर मान लीजिए वन्य प्राणी नष्ट होंगे तो वन्य प्राणियों के नष्ट होने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर वन्य प्राणियों को संरक्षित करेंगे तो वन्य प्राणी जो है पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वृक्षों को लगाएंगे, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, जिससे हमारा प्राकृतिक संतुलन जो है एनवायरनमेंट का बना रहे। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट कारण है कि वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो प्राकृतिक संतुलन। अगर हमने वन्य प्राणियों को संरक्षित नहीं किया तो प्राकृतिक संतुलन पूरा का पूरा क्या होगा, बिगड़ेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट कारण आपको याद रखना है प्राकृतिक संतुलन। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है आर्थिक महत्व। ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया ना कि वन्य प्राणियों से हमें ना केवल एनिमल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जंतुओं के उत्पाद प्राप्त होते हैं, बल्कि कई सारे प्लांट के उत्पाद भी हमको प्राप्त होते हैं। तो इस कारण से हमको वनों को बचाना और वन्य प्राणियों को बचाना और ज्यादा मात्रा में इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आर्थिक महत्व का मतलब है कि जो भी वन्य प्राणी हैं, वन्य प्राणियों से हमें कई सारे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे एनिमल्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे एनिमल्स के अंदर से जो दांत होते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स की जो त्वचा होती है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई अलग अलग प्रकार के इससे सामग्री बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स की सींग है आदि हमें प्राप्त होते हैं। तो अगर वन्य प्राणियों को हम संरक्षित करेंगे तभी तो हमें ये प्राप्त होगा। और ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि अनेक उपयोगी वस्तुएं भी हम इनसे बना सकते हैं। तो इनके जो भी प्रोडक्ट हैं इनसे हम कई अलग अलग प्रकार की सामग्रियां जो है तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी वन्य प्राणियों के नष्ट होने से हमको बचाना है। तो वन्य प्राणियों के नष्ट होने से बचाने के लिए एक इंपॉर्टेंट कारण यह भी है कि आर्थिक महत्व। इससे हमें आर्थिक महत्व भी प्राप्त होता है, क्योंकि हमें इससे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की पूर्ति होती है। हम इससे पैसे भी ज्यादा मात्रा में कमा सकते हैं। तो अगर वन्य प्राणियों को हम बचाएंगे तो जाहिर से इससे हमको आर्थिक महत्व की चीजें जो है प्राप्त होगी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है मनोरंजन। मनोरंजन की बात नॉर्मल तौर पे अगर आप कहें तो प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों में अगर कोई भी प्राणी देखने जाते, जैसे आप लोग चिड़ियाघर वगैरह में देखते हैं, जो भी जूलॉजिकल पार्क होते हैं, प्राणी उद्यान होते हैं, वहां पे आप जाके देखते हैं अलग अलग प्रकार के प्राणी अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको खुशी भी होती है, आनंद महसूस होता है कि कई अलग अलग प्रकार के प्राणी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से मनोरंजन के लिए भी जरूरी है कि हम वन्य प्राणियों को संरक्षित करके रखें। मनोरंजन का यहाँ पे संबंध ये है कुल मिलाकर के कि हमको कई सारी चीजें उनसे सीखने को मिले।
चूंकि अगर हम किसी भी चिड़ियाघर में या प्राणी उद्यान में जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमको अलग अलग प्राणियों के जीव वहां पे दिखाई देते हैं, तो हम अलग अलग प्रकार से वहां पे एजुकेशन से संबंधित भी कई सारी चीजें सीख सकते हैं। और इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी हम काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो इस प्रकार से मनोरंजन के लिए भी प्राकृतिक आवासों में आप देखेंगे कि वन्य प्राणियों को संरक्षित करना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर हम वन्य प्राणियों को संरक्षित नहीं करेंगे तो डेफिनेट रूप से हम किसी प्रकार से मनोरंजन भी इनसे नहीं कर सकते, ना ही इनको हम ज्यादा मात्रा में देख पाएंगे। तो इसलिए अगर हम ज्यादा मात्रा में वन्य प्राणियों को संरक्षित करेंगे तो इससे जो है हमारा भी मनोरंजन होता रहेगा। चौथा इंपॉर्टेंट काम क्या है? वैज्ञानिक शोध कार्य। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो भी वन्य प्राणी होते हैं इनका उपयोग जो है हम विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों में कर सकते हैं। तो किसी भी प्राणी उद्यान या जैसे आप लोग वनस्पतियों का देखे होंगे, जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं, वहां पे हम अलग अलग प्रकार के वनस्पतियों को लाकर के इकट्ठा करते हैं, जिससे होता क्या है कि अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां अगर वहां पे उपस्थित है तो अलग अलग प्रकार के प्राणियों के बारे में हम वहां पे जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। तो शोध कार्यों में भी इस प्रकार से, जैसे वनस्पतिक उद्यान हो गए, जूलॉजिकल पार्क हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, अभयारण्य हो गए, इनका काफी अहम योगदान है। यहां पर जाकर के हम शैक्षणिक संबंधी कार्य कर सकते हैं और कई सारे यहां पे आप देखेंगे वैज्ञानिक शोध कार्यों के लिए भी अनुमति है और हम जाकर के यहां पे कई सारे अनुसंधानों में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ज्यादा मात्रा में जानकारी जो है इनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कारण है कि वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। वन्य प्राणियों के संरक्षण की इसके अलावा और कई सारी आवश्यकताएं हैं जो कि नॉर्मली आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। तो चूंकि वन्य प्राणियों से हमें पादप उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, जंतु उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, इसके अलावा वन्य प्राणी प्राकृतिक संतुलन बना के रखेंगे। तो सीधी सी बात है, वनों का संतुलन बनेगा तभी वन्य प्राणियों का संतुलन जो है स्थापित होगा। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वृक्ष लगाइए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वन्य प्राणियों को संरक्षित करिए ताकि लंबे समय तक हम इनको देख सकें और लंबे समय तक हम वातावरण को अपने बचा करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता जो है कई अलग अलग कारणों के लिए है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारे दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के। चलिए, इसके अलावा अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के वनों की विशेषताएं। भारत के जो स्पेशली वन हैं इनकी कौन कौन सी विशेषता है वो आपको देखना है। भारत में ज्यादा मात्रा में आपको बायोडाइवर्सिटी दिखाई देती है, जैव विविधता आपको देखने को मिलती है। तो यहां पे आप देखेंगे पहला इंपॉर्टेंट जो विशेषताएं हैं भारत के वनों की, तो भारतीय वनों में आप देखेंगे बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, यानी यहां पे ज्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। ये भारत के वनों की स्पेशली विशेषता है कि भारत के वनों में बहुत अधिक मात्रा में विविधता पाई जाती है, जिस कारण से हम अलग अलग वर्ग के प्राणियों को देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों को देख सकते हैं और वन संपदा भी अलग अलग प्रकार से हम लोग यहां पे देख सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत के वनों में इतनी अधिक मात्रा में विभिन्नता या वेरिएशंस या विविधता जो है पाई जाती है, यही भारत के वनों की सबसे पहली इंपॉर्टेंट विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भारतीय वन जो होती हैं ये मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। ये लोग आप 6वीं 7वीं से पढ़ते आते हैं कि जो भारत के वन होते हैं ये उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी विशेषता है भारतीय वनों की। तीसरी विशेषता क्या है कि जो हिमालयी क्षेत्र होते हैं, हिमालय वाले जो भी क्षेत्र हैं वहां पे कोनीफर्स, कोनीफेरस या कोनीफर्स आप कह सकते हैं इनको, तो कोनीफर्स वनों की भरमार होती है। कोनीफर्स वनों की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी आप देखेंगे कि कोन के आकार की, मतलब शंकु के आकार के वृक्ष होते हैं। मतलब जैसे आप लोग क्रिसमस का पेड़ देखे हैं, एक्समस ट्री देखे हैं, आप लोग क्रिसमस का पेड़ देखे हैं, तो उसमें होता क्या है कि नीचे की शाखाएं चौड़ी रहेगी इस प्रकार से, और जैसे जैसे प्लांट ऊपर की ओर जाता जाएगा वैसे वैसे प्लांट की चौड़ाई जो है वो कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से जो पौधे हैं वो आपको शंकु के आकार के दिखाई देने लगेंगे, यानी कि कोन के आकार के दिखाई देंगे। इसीलिए ऐसे पौधों को हम बोलते हैं कोनीफर्स। तो भारत के वनों में कोनीफर्स की ज्यादा मात्रा में अधिकता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट विशेषता है भारत के वनों की। तो भारत में स्पेशली जो हिमालयी क्षेत्र हैं, हिमालयी क्षेत्रों में जो भी वन है वहां पे कोनीफर्स वनों की अधिकतर है। कोनीफर्स वन जो है भरपूर मात्रा में आपको भारत में दिखाई देंगे। ये भारत के वनों की स्पेशली विशेषता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट विशेषता आपको याद रखना है कि देश के कई सारे ऐसे भाग हैं जहां पे शीतोष्ण पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। तो ना केवल भारत में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं बल्कि कई अलग अलग जगहों में आपको शीतोष्ण पर्णपाती वन भी देखने को मिलते हैं, जिस कारण से ही तो भारत में इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन है, इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय वन है। तो ये आप देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट विशेषता होती है किसी भी वन की। अगर वहां पे शीतोष्ण पर्णपाती वन है
वहां पे अगर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है तो ये काफी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हो जाती है वहां के वनों की। एक और इंपॉर्टेंट विशेषता आपको याद रखना है कि जो भारतीय वन है, भारतीय वनों में उपयोगी जातियां आपको बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देंगी। तो भारत के वनों में कई अलग अलग प्रकार की स्पीसीज या प्रजातियां निवास करती है जो कि आपको दिखाई भी देती हैं। जैसा कि आप इसका नॉर्मल से एग्जांपल देख सकते हैं, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में जाकर के वहां पे आपको कई अलग अलग प्रकार के अलग अलग वर्गों के एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं। तो भारत के वनों में कई अलग अलग प्रकार की प्रजातियां जो है निवास करती है। ये भारत के वनों की स्पेशली जो है विशेषताएं हैं जिनको आपको याद रखना है। तो भारत के वनों की विशेषताएं पूछी भी जा सकती है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए, तो इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये है हमारा जैव विविधता जो है, इसका संरक्षण की विधियां, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी, इसको हम कैसे बचा सकते हैं। इसको हमको संरक्षित तो करना है, लेकिन संरक्षित करने के कौन कौन से तरीके हैं, किन किन तरीकों का यानी किन किन विधियों का उपयोग करके हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वन संपदा को और प्राणियों को बचा सकते हैं। तो वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता तो है, तो इनकी संरक्षण की दो विधियां हैं। वन्य प्राणियों का संरक्षण जो है हम निम्न दो विधियों के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है, यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण की दो इंपॉर्टेंट विधियां हैं। पहली है स्वस्थानीय संरक्षण, जिसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई स्पीसीज है, कई सारी जातियां हैं और वो जिस पर्टिकुलर स्थान पे रह रही हैं, अगर उनको हम उसी स्थानों पे संरक्षित कर दें तो इस प्रकार के संरक्षण को हम बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। अगर कोई जातियां या कई सारे जीव जंतु जिस स्थान पे रह रहे हैं या कोई भी वनस्पतियां जिस स्थान पे है, उनको हम उनके प्राकृतिक या मूल स्थानों पर ही अगर हम उनको सुरक्षित कर दें तो इस प्रकार के संरक्षण को हम बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे जो जैव विविधता है, इसका संरक्षण जो है हम उनके मूल आवासों में ही करते हैं। ठीक है, तो जो मूल आवास होते हैं किसी भी एनिमल्स या किसी भी पौधों के, उनको हम उनके मूल स्थानों पे ही अगर संरक्षित कर देते हैं, जहां पे वो पाए जाते हैं उनके उसी स्थानों पे अगर हम उनका संरक्षण कर देते हैं तो इस प्रकार के संरक्षण को हम बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, या इसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। हमारे देश में आप देखेंगे जैव विविधता के संरक्षण हेतु हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है, जो हमारी भारत सरकार है, इसने सन 1952 में, कब? सन 1952 में आप देखेंगे इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? 1952 में भारत सरकार ने वन्य प्राणियों को बचाने के लिए, स्वस्थानीय संरक्षण करने के लिए 1952 में भारत सरकार ने इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत वन्य जीवों का एवं जो भी जैव विविधता है यानी कि जो भी बायोडाइवर्सिटी है, इसका संरक्षण करने के लिए भारत सरकार जो है निम्न उपाय अपनाती है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जो होते हैं ये भारत सरकार के द्वारा आरक्षित किए गए या भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए एक निश्चित क्षेत्र होते हैं, जहां पे हम अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक संपदा और वनों का विकास कर सकते हैं और वन्य प्राणियों को भी संरक्षित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब क्या है कि किसी भी प्राणी को उसके मूल स्थानों पे ही संरक्षित कर देना। इस प्रकार के संरक्षण को हम बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण के लिए आप देखेंगे भारत सरकार ने 1952 में इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की है, जिसके तहत कई अलग अलग प्रकार के तकनीकें जो है या अलग अलग प्रकार के तरीके जो है या विधियां जो है भारत सरकार अपनाती है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट विधियां भी हमने आपको बताई है। जैसे हमने आपको क्या बताया? सबसे पहला हमने बताया राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत सरकार के द्वारा ही ये योजनाएं बनाई गई है, जिनके तहत हम वन्य प्राणियों को संरक्षित कर सकते हैं लंबे समय तक। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यानों के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण कर सकते हैं। अभयारण्यों की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है, मतलब एक्स सिटू कंजर्वेशन। बाह्य स्थानीय संरक्षण नाम से ही स्पष्ट है कि हम अगर किसी भी प्राकृतिक संपदाओं को या किसी भी पर्टिकुलर जीवों को, किसी भी एनिमल्स को या प्राकृतिक संपदाओं को अगर हम उनको
उनके मूल आवासों से कहीं दूर ले जाते हैं और उनको मतलब जिस स्थान पे कोई प्राणी या जीव जंतु या कोई भी वनस्पतियां उपस्थित है उनको उनके मूल आवासों से दूर स्थान पर ले जाकर के अगर किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर के उनको हम संरक्षित करते हैं तो इस प्रकार के संरक्षण को हम क्या बोलते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण, या हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो किसी भी प्रजातियों को, चाहे वो एनिमल्स की प्रजातियां हैं, वो पौधों की या वनस्पतियों की प्रजातियां हैं, उनको हम उनके मूल आवासों से दूर ले जाकर के अगर कहीं स्थापित करते हैं और उनको सुरक्षित करते हैं कहीं दूर ले जाकर के, तो इस प्रकार से हम इसे बोलेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। मतलब बाहरी किसी जगह पे ले जाकर के हम उन जीवों को संरक्षित करें तो उसे हम बोलेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण के भी कई सारे इंपोर्टेंट माध्यम है जिनके माध्यम से हम बाह्य स्थानीय संरक्षण कर सकते हैं। भारत सरकार ने कई अलग अलग प्रकार के प्राणी उद्यान जैसे कि चिड़ियाघर हो गया, इसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, अलग अलग वर्ग के प्राणियों को, जैसे मान लीजिए अलग अलग जगहों पे हैं, उनको हम किसी एक जगह पे ले जाकर के स्थापित कर देते हैं और वहां पे उनका हम संरक्षण करते हैं। तो इसे भी हम बाह्य स्थानीय संरक्षण का ही बढ़िया एग्जाम्पल मान सकते हैं। वनस्पतिक उद्यान यानी कि जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं, आप देखे होंगे जैसे आप लोग देखे होंगे बड़ी बड़ी कॉलेजेस वगैरह में क्या होते हैं, बोटेनिकल गार्डन यानी कि वनस्पतिक उद्यान भी बने होते हैं। और जो भी वनस्पतिक उद्यान या बोटेनिकल गार्डन होते हैं, यहां पे आप देखेंगे अलग अलग प्रजातियों के, अलग अलग स्पीसीज के कई सारे प्लांट और वनस्पतियां दिखाई देती है, जिनसे हम ज्यादा मात्रा में शिक्षा अर्जित भी कर सकते हैं और हम उनको लंबे समय तक बचा करके भी रख सकते हैं। तो ये क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण है। क्यों? क्योंकि हमने कई अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों को अलग अलग जगह से प्राप्त किया और उसको ले जाकर के किसी एक दूसरे अलग स्थान पे हमको उनको क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। तो किसी दूसरे बाह्य स्थान पे ले जाकर के हमने संरक्षित किया, इसलिए इसे हम बोलेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण हम कई अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, जैसे वनस्पतिक उद्यानों या बोटेनिकल गार्डन के माध्यम से, जंतु उद्यानों या चिड़ियाघर के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण कर सकते हैं। तो दोनों जैव विविधता के संरक्षण की जो विधियां हैं ये काफी इंपोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक, ये क्वेश्चन आपके डेफिनेट रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इस चैप्टर से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको तैयार कर लेना है। एक आखिरी और इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का हमारा बचा हुआ है, जो कि टॉपिक है हमारा लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज, या इनको हम बोल सकते हैं संकटापन्न प्रजातियां। जाहिर सी बात है, संकटापन्न जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तो संकटापन्न का मतलब है कि संकट में उत्पन्न हुई जो जातियां हैं, जिन जातियों के निरंतर आप देखेंगे लुप्त होने की संभावनाएं बनी हुई है, लुप्त होने की कगार पे हैं, या बहुत सारी प्रजातियां लुप्त भी हो गई हैं, तो ऐसी प्रजातियों को हम बोलते हैं लुप्त प्राय संकटापन्न प्रजातियां। मतलब भारत में आप देखे होंगे कि कुछ समय से क्या हुआ है कि कई अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां, कई अलग अलग प्रकार के इंपोर्टेंट प्राणी जो हैं, कुछ तो लुप्त हो चुके हैं और कुछ जो है लुप्त होने की कगार पे हैं। इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे भारत की जलवायु हो सकती है, वन्य प्राणियों का लगातार निरंतर जो है शिकार करना हो सकता है, अपने मनोरंजन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कई अधिक मात्रा में वनों का, जंगली जानवरों का शिकार करना, यह भी इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। तो कारण जो भी हो, कुल मिलाकर के हमने देखा कि भारत में कई अलग अलग वजहों की वजह से आज बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो कि लुप्त हो चुके हैं और बहुत सारी ऐसी स्पीसीज या बहुत सारे जीव जंतु ऐसे भी हैं जिनके लुप्त होने की संभावना लगातार बनी हुई है। ऐसी प्रजातियों को ही हम बोलते हैं संकटापन्न प्रजातियां, या हम बोलते हैं इनको क्या, लुप्त प्राय प्रजातियां। क्या बोलते हैं, लुप्त प्राय प्रजातियां या संकटापन्न प्रजातियां। तो देखिए, आज विभिन्न कारणों से विश्व में आप देखेंगे कई ऐसे जीव, ना केवल भारत में, आप विश्व में ही ले लीजिए, कई सारे अलग अलग प्रकार के ऐसे जीव थे जो कि लुप्त हो चुके हैं। तो आज विभिन्न कारणों से आप देखेंगे विश्व में कई अलग अलग प्रकार के जीव हैं जो कि कभी पहले पर्याप्त मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन आज यह स्थिति है कि बहुत सारे जीव या तो लुप्त हो चुके हैं और बहुत सारे जीव जो है जल्दी ही विलुप्त होने की कगार पे खड़े हैं। यानी अगर इनको हमने संरक्षित नहीं किया तो ये भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही जीवों की प्रजातियां या ऐसे ही पौधों की जो प्रजातियां हैं, इनको ही हम संकटापन्न प्रजातियां या लुप्त प्राय प्रजातियां बोलते हैं। और इन सभी का वर्णन, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, जो कि विलुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं और जो विलुप्त होने की कगार पर प्रजातियां हैं, इन सब का वर्णन हम एक पुस्तक में करते हैं, जिस पुस्तक का नाम क्या है, रेड डाटा बुक। ये लाल आंकड़ों की जो पुस्तक है, यानी कि जो रेड बुक डाटा है, इसके माध्यम से ही हम पता लगाते हैं कि कौन कौन से प्राणी जो हैं विलुप्त हो चुके हैं और कौन कौन से प्राणी जो है विलुप्त होने की कगार पे हैं।
यानी सिंपल सी बात है कि रेड डाटा बुक जो है ये विलुप्त प्राणियों से संबंधित एक बुक है, जिसके अंतर्गत लुप्त प्रजातियों को और जो भी लुप्त हो चुके प्रजाति हैं उनका भी वर्णन जो है इस बुक में किया गया है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है कि जो भी संकटापन्न प्रजातियां हैं, यानी कि संकट की स्थिति में उत्पन्न जो भी प्रजातियां हैं, इनका वर्णन करिए या इनका वर्गीकरण करिए। कौन कौन से प्रकार होते हैं, ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं, मतलब प्रजातियां कौन कौन सी है जो कि या तो विलुप्त हो चुकी हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी जो विलुप्त हो चुकी है, कुछ प्रजातियां ऐसी जो विलुप्त होने की जस्ट कगार पे हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी जिनकी संख्या बहुत कम है, रेयर कंडीशन में देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं पर ही देखने को मिलते हैं, और कुछ स्पीसीज ऐसे हैं कि उनकी संख्या थोड़ी बहुत अभी व्यवस्थित है और अगर उनको हम संरक्षित कर लिए तो लंबे समय तक हम उनको ज्यादा मात्रा में संरक्षित करके रख सकते हैं। तो संकटापन्न यानी कि संकट की स्थितियों में जो भी जातियां हैं, इनका हम वर्णन अलग अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहला संकटापन्न जातियों का वर्गीकरण जो है, उसका पहला जो प्रकार है वो है विलुप्त प्रजातियां। तो विलुप्त प्रजातियां जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कई सारे पौधे या एनिमल्स ऐसे हैं जो कि पहले तो बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित थे, लेकिन आज हम अगर देखें तो आज कई अलग अलग स्थानों में आप देखे हैं कि ये कभी पाए जाते थे पर्याप्त मात्रा में, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में ये अपने प्राकृतिक स्थानों से पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। इन्हें ही हम विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्थान पे, जैसे मान लीजिए भारत ही हो गया, तो भारत में बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि अब लुप्त हो चुकी हैं, पूरी तरह से लुप्त हो चुकी हैं, हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसी प्रजातियों को हम बोलते हैं लुप्त प्रजातियां या विलुप्त प्रजातियां। तो विलुप्त प्रजातियां मतलब जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, बिल्कुल भी हमको देखने को नहीं मिलती हैं, ऐसी प्रजातियों को हम बोलते हैं विलुप्त प्रजातियां। तो संकटापन्न जातियों का वर्गीकरण है, सबसे पहला प्रकार है विलुप्त प्रजातियां। तो विलुप्त प्रजातियों का मतलब क्या है कि ऐसी प्रजातियां या ऐसी स्पीसीज जो कि पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, अब बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती हैं, ऐसी प्रजातियों को ही हम बोलते हैं विलुप्त प्रजातियां। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम और देखते हैं कौन कौन से वर्गीकरण के प्रकार हैं जो भी संकटापन्न प्रजातियां हैं उनके। तो दूसरा जो प्रकार है इसका वो है हमारा लुप्त प्राय प्रजातियां। अब देखिए लुप्त प्राय प्रजातियां क्या होती है, तो कई सारी ऐसी पादप व जंतु की प्रजातियां हैं जो कि लुप्त होने की स्थिति में हो, मतलब अभी पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्दी लुप्त होने की कगार पे हैं, मतलब जो कि विलुप्त होने की स्थिति में आ चुके हैं, मतलब विलुप्त होने की कगार पे आ चुके हैं। ऐसी स्पीसीज को ही हम क्या कहते हैं, लुप्त प्राय स्पीसीज कहते हैं। ठीक है। और आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए जैसी परिस्थितियां चल रही है उसी प्रकार से अगर प्राकृतिक परिस्थितियां मान लीजिए अगर बनी रही तो ये पूरी तरह से विलुप्त हो सकते हैं, इनको विलुप्त होने से फिर नहीं बचाया जा सकता है। अर्थात विलुप्त प्रजातियों के बाद हमने देखा लुप्त प्राय प्रजातियां। विलुप्त मतलब जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं। लुप्त प्राय का मतलब है कि ऐसी प्रजातियां जो पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई हैं और अगर इनको हमने संरक्षित नहीं किया तो बहुत जल्दी ये भी विलुप्त हो जाएंगी। तो विलुप्त होने की कगार पे जो भी स्पीसीज पहुंच चुके हैं उनको हम बोलते हैं लुप्त प्राय या विलुप्त प्राय प्रजातियां। ठीक है। तो विलुप्त प्राय प्रजातियां जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, और लुप्त प्राय प्रजातियां का मतलब होता है कि जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पे आ चुकी हैं। दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, विलुप्त प्रजातियां मतलब जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, और लुप्त प्राय प्रजातियां का मतलब है जो विलुप्त नहीं हुई हैं और जल्दी ही विलुप्त होने की कगार पे आ रही हैं, उनको हम बोलते हैं लुप्त प्राय प्रजातियां। तीसरा इंपॉर्टेंट है हमारा वल्नरेबल प्रजातियां। वल्नरेबल प्रजातियों का मतलब क्या है, देखिए ऐसी पादप प्रजातियां जो कि कुछ समय में ही लुप्त प्राय स्थिति में पहुंचने वाली हैं, मतलब अभी इनकी संख्या थोड़ा बहुत बची हुई है, लेकिन बहुत ही जल्दी इनकी भी संख्या बहुत कम होने वाली है और बहुत ही जल्द ये भी लुप्त होने की श्रेणी में आने वाले हैं। यानी कि इनकी संख्या भी ऐसी पहुंचने वाली है कुछ समय में ताकि ये भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। मतलब अभी ये लुप्त प्राय की श्रेणी में नहीं है, लेकिन ऐसी प्रजातियां जो कि बहुत ही जल्दी इन लुप्त प्राय प्रजातियों की स्थिति में पहुंचने वाली हैं, उनको हम बोलते हैं वल्नरेबल प्रजातियां। तो वल्नरेबल प्रजातियां कौन सी होती है, जो कि बहुत ही जल्दी लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणियां में आने वाली जो प्रजातियां होती हैं उनको हम बोलते हैं वल्नरेबल प्रजातियां। तो इनको भी अगर हमने संरक्षित नहीं किया तो बहुत जल्दी इनकी भी संख्या अत्यंत मात्रा में कम हो जाएगी, और सीधी सी बात है कि इनकी जब अत्यंत मात्रा में कमी हो जाएगी तो इसका परिणाम यह होगा कि ये भी लुप्त होने की कगार पे आ जाएंगे, यानी कि ये भी लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणियों में आ जाएंगे।
तो वल्नरेबल प्रजातियों का मतलब क्या है? ऐसी प्रजातियां जो कि बहुत ही कम समय में लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणियों में आने वाली हैं, उनको हम बोलते हैं वल्नरेबल प्रजातियां। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज मतलब दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियों का मतलब यह है कि कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि अलग अलग जगहों पे बहुत कम मात्रा में आप देखने को मिलती हैं, मतलब रियर कंडीशन में ही, जिसको कहते हैं ना कि बहुत कम मात्रा में, बहुत कम जगहों में और बहुत कम मात्रा में देखने को जो स्पीसीज मिलती हैं उनको हम बोलते हैं दुर्लभ स्पीसीज। जो कभी कभी दिखाई दे उसी को हम बोलते हैं दुर्लभ स्पीसीज। तो ऐसी पादप प्रजातियां या ऐसे जंतु के स्पीसीज जो कि संसार में केवल कहीं कहीं पर ही दिखाई देते हैं और वो भी बहुत कम संख्या में दिखाई देते हैं, मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन में, बहुत ही दुर्लभ स्थिति में पहुंच चुके हैं, बहुत ही कम संख्या में दिखाई देते हैं और बहुत ही कम जगहों में आजकल दिखाई देते हैं। इन्हें ही हम बोलते हैं दुर्लभ प्रजातियां यानी कि रेयर स्पीसीज। एक है खतरे से बाहर। खतरे से बाहर का मतलब क्या है? बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनकी संख्या तो भले ही कम हो रही है, लेकिन अगर उनका हम संरक्षण कर लेते हैं तो वो लंबे समय तक फिर बनी रहेंगी, मतलब खतरे से बाहर हैं, अभी उनके लुप्त होने की संभावना नहीं है। ऐसी प्रजातियों को हम बोलते हैं पूरी तरह से खतरे से बाहर यानी कि आउट ऑफ डेंजर स्पीसीज। ठीक, तो सीधी सी बात है कि खतरे से बाहर स्पीसीज के अंतर्गत कई सारे ऐसे स्पीसीज आते हैं जो कि अभी खतरे से बाहर हैं, हालांकि इनकी भी संख्या कम हो रही है, लेकिन अगर इनका हम कंजर्वेशन कर लेते हैं, संरक्षण इनका हम कर लेते हैं, तो इनको फिर से हम लंबे समय तक बना करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पे चैप्टर 13 की आपको समझ में आ गए होंगे। तो चैप्टर 13 के वन शॉट में हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एक साथ कवर कराया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें, साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप लोग पूरे के पूरे बायोलॉजी का हैंड रिटेन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 9685292949 पर। आपको हैंड रिटेन नोट्स जो है हैंड रिटेन नोट्स जो है आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा इस नंबर पे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।